हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ये मानना चाहूँगा कि हाँ, मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। हमने आज़ादी पाने के लिए क्रांति करी थी। उस टाइम पर मैं दरअसल वहाँ की रिपब्लिकन आर्मी का एक सिपाही था। हमारा काम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ना था और उनसे देश को आज़ाद कराना था। फिलहाल मैं अपनी कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी ये हालत नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ भाग सकूँ। हमारी क्रांति भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हर एक देश की होती है, लेकिन इस सब के दौरान एक ऐसी घटना को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो कि इतिहास में कहीं छुप कर रह गई और सभी लोगों ने इसे खूब दबा कर छुपाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस घटना को मैं आप सबको बताऊं, ताकि जो लोग इस घटना में मारे गए उन सभी की आत्मा को शांति मिल सके। कम से कम उनके परिवार वालों को इनडायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इस तरीके से मैं उनके बारे में उन्हें बता सकता हूँ। मेरा शहर साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं वहाँ पर अपने 4 भाई बहन और मम्मी पापा के साथ रहता था। मेरे पापा एक प्लम्बर का काम करते थे। मम्मी कभी कभी दूसरों के घर में सफाई कर लिया करती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली होने के साथ साथ मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और तकरीबन 15 साल की उम्र में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पापा के साथ काम पे जाने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरा ध्यान आज़ादी से रिलेटेड बातों में बहुत ज़्यादा जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 1969 में हमारे लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में हम सभी लोग अपना हक मांग रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी हम लोगों को मारने के लिए भेज दी थी और हम निहत्थे लोगों पर हमला करवाया था। ये सब चीज़ें लगभग 2 साल तक लगातार चलती रहीं। ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को कैद किया, हमें टॉर्चर किया और हमें बहुत मारा और कई लोगों को तो गोलियां भी मारी गई। आखिरकार मैं भी इन सारे क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और मैंने वहाँ की IRA ज्वाइन कर ली। ये एक वहाँ की रिपब्लिकन आर्मी थी। इस तरीके से मैं ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी की जंग में उतरा था। अब मैं आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं बताऊंगा कि मैं एज ए क्रांतिकारी क्या क्या करता था, लेकिन मैं आपको सीधा वही चीज़ बताऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। घटनाएं हैं अक्टूबर 1973 की। उस समय भी काफ़ी सारी क्रांतिकारी घटनाएं लगातार हुए जा रही थी। मैं भी क्रांतिकारी बन के काफ़ी ज़्यादा खुश था और लगातार अपने देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश में लगा हुआ था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने मेरे घर पे एक नोट छोड़ दिया और एक फूलों की माला दे दी, और उस नोट में लिखा था कि मेरी आत्मा को शांति मिले। इन सब चीज़ों से मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इससे पहले मैं आपको वो पूरी घटना बताना शुरू करूं, आपको थोड़ा उस समय का माहौल बता देता हूं। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ रही थी, जो हमारे देश का नॉर्थ का एरिया था, वहाँ पर अचानक से कई तरीके की चुड़ैलों, शैतानी ताकतों की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ी आ रही थी। कई लोग लगातार ओकल्ट प्रैक्टिस करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये सब घटनाएं तब शुरू हुई जब एक जगह पर कई सारे मरे हुए जानवर पाए गए और इन सब चीज़ों को जोड़कर देखा गया एक शैतानी पूजा से। वहीं पर कई सारे मरे हुए भेड़ और न जाने कैसे कैसे जानवर पड़े हुए थे। कुछ समय बाद एक जवान लड़के को किसी ने मार दिया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। इस घटना को भी बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों और पैरानॉर्मल से ही जोड़कर देखा। कुछ लोग मानते थे कि ये ब्रिटिश लोगों का ही किया धरा है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उस लड़के को शैतान के सामने बलि दिया गया है। उस टाइम ऐसा भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ कि कई छोटे छोटे लड़के और लड़कियां सियोंसे प्रक्रिया के द्वारा आत्माओं से बातें करने की कोशिश करती थी, क्योंकि क्रांति के समय कई लोग मारे जा चुके थे और उनके अपने घर वाले उनसे मरने के बाद भी उनसे बात करने की कोशिश करते थे। जिन लोगों को सियोंसे के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं, सियोंसे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो।
हमें यही लगता था कि ये सारा काम जो हो रहा था ये ब्रिटिश कर रहे थे ताकि हमारी इस पूरी क्रांति का बेस कमजोर हो जाए। वो चाहते थे कि हमारे लोग डर में जिएं, ऐसी चीज पर विश्वास करें जो कि शैतानी या फिर कुछ और हो, जिससे लोगों को असल मायने में डर लगे। सच बताऊं तो उस समय पर भूत प्रेत पिशाच इन सब चीजों में से एक भी चीज पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता था। मैं एक नई थिंकिंग वाला बंदा था। उस घटना के लिए आईआरए ने मुझे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर भेजा। मैं चाहता था मैं सारे अंधविश्वास को खत्म कर दूं और लोगों के मन से सारा डर एक ही बार में खत्म कर दूं। लेकिन अक्टूबर 1973 के उन कुछ दिनों ने मेरी जिंदगी ही बदल के रख दी, मेरी सोच ही बदल कर रख दी। शुरुआत हुई पतझड़ की एक रात से, जब एक पुराने से घर में एक बेहद ही खौफनाक घटना घटी। एग्जैक्ट घटना तो शायद ही कभी बाहर आई हो, लेकिन जो घटना लोगों को बताई गई वो ये थी कि कुछ जवान बच्चों ने, जो कि शायद नशे की हालत में थे, उन्होंने एक बकरे को काट दिया और उसके बाद उसकी लाश को वहीं पर एक जगह से टकरा दिया। उन्हीं लड़कों के बीच में एक टीनेज लड़की भी थी जिसने उसी बकरे का खून उसी जगह पर पी लिया और शायद उसका मानना था कि ऐसा करने से वो अपने मरे हुए भाई को वापस पा लेगी, जो कि कुछ ही दिनों पहले क्रांति के दौरान मारा गया था। इस घटना के अगले दिन ही 2 लड़के और एक लड़की को पकड़ लिया गया। लड़की वही थी जिसने खून पिया था और उसके साथ 2 मेन लड़के थे। ब्रिटिश लोगों ने उन्हें जल्दी छोड़ दिया, लेकिन इस वजह से पूरे शहर में बहुत ही अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। जब ब्रिटिश लोगों ने उन्हें वहां से छोड़ दिया, उसके अगले दिन काफी अजीब अजीब घटनाएं हुई। जिन 4 सिपाहियों ने उन तीनों को पकड़ा था, उनके साथ बेहद ही भयानक घटना घटी थी। उनमें से कोई भी अगले दिन अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। सभी ने एक ऐसी चीज का सामना किया जिससे कोई भी डर जाए। सभी लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उन सभी लोगों को साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। उनमें से एक सिपाही ने बाद में सुसाइड कर ली। इस घटना से शहर में इतनी दहशत फैल चुकी थी कि माँ बाप अपने बच्चों को शाम को अंधेरे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। जब इन सारी घटनाओं की खबर आईआरए को पहुंची और जब उन्हें पता चला कि लोगों में किस तरीके से दहशत फैल रही है, तो उन लोगों ने अपनी खुद की जांच टीम बना सही समझी। उस जांच टीम का लीडर मैं था और मेरे साथ थे मेरे 2 बहुत ही अच्छे दोस्त। मैं यही चाहता था कि इस सारी घटनाओं के पीछे जो बात निकले वो बहुत ही कोई छोटी सी होगी। या तो उन बच्चों ने ब्रिटिश लोगों के साथ हाथ मिला लिया है या फिर उन्होंने नशे में काम किया होगा। मेरे साथ जो मेरे 2 साथी थे, उनमें से एक था मॉल, जो कि बचपन से मेरा क्लासमेट था। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह था। और हम लोगों के साथ ही था शेमस, एक 6 फुट का बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक बार जब ब्रिटिश सिपाहियों से लड़ाई हुई तो उससे लड़ने के लिए जब 6 सिपाही आए तब जाकर उसे पकड़ पाए थे। सच कहूं तो वहां पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे हल्की सी भनक होती कि ऐसा कुछ हो सकता है तो कभी भी मैं उन सबको इस चीज में शामिल ही नहीं करता। हम लोग शहर में इधर उधर उन बच्चों को ढूंढने लगे क्योंकि वो तीनों ही गायब चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमने उन तीनों को एक एक करके पकड़ ही लिया। लेकिन पकड़ने के बाद उनके घर वालों ने इवन उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करी। किसी के घर वाले ने कोई भी सवालात नहीं करे कि हम उन्हें क्यों लेके जा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब था। अब जब हमारी आईआरए किसी को भी पूछताछ के लिए उठाती थी तो लोग इस बात को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप एक खुफिया एजेंसी से पूछताछ करवाओ। लेकिन वो जो बच्चे थे वो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब थे। उनमें से कोई बच्चा हल्का सा भी नहीं डरा था। डर तो छोड़ो, उनके फेस पर कोई इमोशन था ही नहीं। हम उन तीनों को अपने साथ लेकर शहर के बाहर एक घर के अंदर ले आए जो कि पहले बंद ही था। यहीं से उनका अजीब बिहेवियर स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि उन बच्चों की फैमिली आज भी वहां पर रह रही है, इसीलिए मैं उनका असली नाम तो आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये सारी बात बताने के लिए उन 2 लड़कों को मैं पैडी और मिक कहूंगा और उस लड़की को मैरी कहूंगा। जब हम उन तीनों को उस घर में लेकर गए तो हमने उन तीनों को ही अलग अलग रूम में लेकर गए
जहाँ पर हम उन तीनों से पूछताछ कर रहे थे। हमने लगातार उनसे कई सारे सवाल पूछे उस इंसिडेंट से रिलेटेड, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे और ब्रिटिश लोगों ने उनसे क्या कहा है, लेकिन इसका हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन तीनों में से किसी ने भी एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला। बस तीनों के तीनों ही हमें बहुत ही अजीब तरीके से घूरते रहे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहां पर थे ही नहीं। ये तो छोड़िए, यकीन मानिए उनको मैंने जितनी देर तक देखा उनमें से किसी ने भी एक बार भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। कुछ घंटों तक ऐसे ही पूछताछ चलती रही। ये सब इतना ज्यादा हो चुका था कि शेमस बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। इतना गुस्से में कि उसने उनमें से एक लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस लड़के को उसने 3-4 बहुत ही तगड़े तगड़े थप्पड़ मारे। अब मैं आपको बता दूं, शेमस सही में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बंदा था और यकीन मानिए आपको वो एक मारता है तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा नहीं था। उन तेज तेज थप्पड़ों का जवाब उसने कुछ भी नहीं किया। उसने हल्का सा रिएक्ट भी नहीं करा। ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द या फिर कुछ भी फील हो रहा है। बेशक उसकी नाक से खून आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल जीरो रिएक्ट कर रहा था। और उसके बाद जो उसने बोला उससे हम लोग और भी ज्यादा चौंक गए। उसने शेमस के पास आके उससे बोला, बस इतना ही कर सकते हो? हमने सोचा कि आज रात इन्हें यहीं पर बंद करते हैं और कल सुबह फिर से एक बार पूछताछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हम तीनों ही, क्योंकि एक गैर कानूनी आर्मी के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए उस घर में हम तीनों यहाँ पर नहीं रुक सकते थे और इसीलिए वहां पर शेमस अकेला रुक गया और मैं और मॉल अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए। सच कहूं तो मैं जाते हुए ही काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शेमस कुछ कर ना दे। उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और हमें उस पर भरोसा भी था, लेकिन घर आने के बाद भी मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही थी। मैं लगातार सोचे जा रहा था कि वो अजीब से बच्चे और उनके चेहरे के वो अजीब से एक्सप्रेशन, मुझे सच में बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी उस रात। फील तो मुझे आ रही थी, लेकिन जो वहां पर हुआ वो हमारी सोच से काफी ज्यादा बढ़ के था। सुबह सुबह जब मैं उठा तो देखा कि ब्रिटिश लोगों ने पास ही की रोड नाकाबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से मैं वहां पर नहीं जा पा रहा था। वहां पर जो कुछ भी हुआ मुझे मॉल ने बताया। जब मैं आखिरकार जाकर दोपहर में उससे मिलने गया और जो मैंने सुना उसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा सदमे में चला गया। मॉल सुबह सुबह ही उस घर में पहुंच गया था, ये सोचकर कि अब शेमस को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए भेज देगा, लेकिन वहां पर उसने एक भयानक नजारा देखा। उसने देखा शेमस ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है एक दरवाजे के बाहर, और उस दरवाजे के अंदर से उस लड़की की, जिसका नाम मैरी था, उसकी आवाज आ रही थी। वो जो कुछ भी बोल रही थी वो बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बड़बड़ाई जा रही थी, और शेमस वहां खड़ा होकर एकदम धीरे से वहां पर उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। शेमस उसकी आवाज सुन भी नहीं पा रहा था, और जब उसने पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखा तब उसने पीछे मुड़ के देखा, और यकीन मानिए उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मॉल ने उसके बाद उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन शेमस ने उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने बहुत ही धीरे से कुछ बड़बड़ाया और उसके बाद वो वहां से चला गया। मॉल ने उन तीनों बच्चों को एक बार देखा और उसके बाद नीचे जाकर बैठ गया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद एक बहुत ही डरावनी खबर हमें पता चली। खबर ये थी कि शेमस मर चुका था। शेमस की लाश एक गंदे नाले में से मिली थी। बाद में आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो पता चला कि शेमस वहां पर सुबह सुबह आया और वो अचानक से ही उस गंदे नाले में कूद गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके कूदने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही उसे अंदर से निकाल लिया गया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। ये खबर सुनकर हम बहुत ही ज्यादा शौक में थे। शेमस एक बहुत ही अच्छे जिगर वाला बंदा था और सुसाइड जैसा काम वो कभी कर ही नहीं सकता था। मॉल और मैं उसकी एक खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख में चले गए थे। शेमस को भी हम लोग स्कूल के समय से जानते थे।
वो एकदम खुशमिजाज बंदा था, इसलिए सुसाइड करने का कोई भी चांस था ही नहीं उसके साथ। मॉल ने मुझसे बस इतना कहा कि उस लड़की ने शेमत से कुछ कहा है जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। हमारे दोस्त की मौत बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन हमें अपना काम करना ही था और अब उन बच्चों का केस काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। शाम तक हम लोग सदमे में रहे और उसके बाद जाकर मैं और मॉल वापस से उसी घर में गए जहां पर हमने उन तीनों को रखा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों ने खाना दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी खाने को छुआ तक नहीं। खाना छोड़ो, उन लोगों ने ये तक नोटिस नहीं किया कि हम लोग आ चुके हैं। उस रात मैं और मॉल बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। हम ये सोच रहे थे कि आज रात अगर हम उस जगह पर सोते हैं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग वहां रखे 2 सोफे पर सो गए और वो तीनों बच्चे ऊपर सीढ़ियों वाले कमरे में थे। कुछ घंटे तक मुझे काफी अच्छी नींद आई, लेकिन अचानक से रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली थी अजीब सी बड़बड़ाहट सुन के, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। मैं आपको बता दूं, उस लड़की की उम्र 18-19 रही होगी। वो जो भी बड़बड़ा रही थी उसके शब्द मैं साफ साफ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रही थी वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, जैसा कि मॉल ने मुझे बताया था। मैंने उठने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं हल्का सा भी हिल नहीं पा रहा था। और फिर अचानक से एक शीशा फूटने की आवाज आई ऊपर से, और शीशा फूटने की आवाज के साथ ही मॉल झटके से उठ गया और उसके साथ ही मैं भी हिलने लगा। हम दोनों ही अपनी गन लेकर ऊपर की तरफ गए, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हम लोग वहां बने पहले कमरे में गए, जिसके अंदर उनमें से एक लड़का जिसका नाम मिक था वो था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। हमने देखा कि वहां पे जो खिड़की थी उस खिड़की को तोड़ दिया गया है, जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। मिक जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके गले पर एक बहुत ही गहरा घाव था जिसमें से लगातार खून निकले जा रहा था। हमें समझ में आ गया था मिक ने शायद वो शीशा तोड़ा और उसके बाद उस शीशे से अपना ही गला काट दिया। मॉल और मैं फौरन ही उसे उठाकर वहां से ले जाने लगे, लेकिन तब तक वो मर चुका था। जब तक वो जिंदा था और मैंने जब तक उसे अपनी गोदी में लिए रखा, सच बताऊं सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था वो। उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था, बिल्कुल भी दर्द नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि अब शायद उसे शांति मिल रही है मरने के बाद। मॉल और मैं इस सब से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, लेकिन हमें अभी बाकी दोनों के कमरे में भी जाके देखना था। हमने जैसे तैसे करके उसकी बॉडी को वहीं पर लेटाया और उसके बाद आगे वाले कमरे में देखने गए जहां पर वो दूसरा लड़का पैडी था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो और भी ज्यादा हैरान हो गए और डर गए। उस लड़के ने बिजली के तार को, जो कि बल्ब का था, उससे अपने आप को वहां की छत पे एक कुंडी से लगाकर फांसी लगा ली थी। उसे देखते के साथ ही हम लोग अंदर गए और उसे नीचे उतारा, लेकिन वो भी मर चुका था। कुछ ही देर में 2 सुसाइड, वजह किसी को भी नहीं पता। बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना था ये। मिक और पैडी दोनों मर चुके थे। हम लोग भागकर मैरी के कमरे में गए, ये सोचकर कि न जाने अब वहां पर क्या दिखेगा। जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो हम लोगों की रूह तक कांप गई। हमने देखा मैरी कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई थी और लगातार उसकी नजर दरवाजे पर ही थी, बिल्कुल ऐसे कि वो हमारा ही इंतजार कर रही हो। मेरी नजर उसके हाथ के नाखूनों में गई, जिनमें काफी सारा खून टपक रहा था और मांस के कुछ टुकड़े भी थे। और ये मांस और किसी का नहीं बल्कि उसके खुद के हाथ का था, जहां पर काफी घाव बने हुए थे जिनमें से खून बह रहा था। उसके काले बाल उसके चेहरे को आगे से ढक रहे थे, लेकिन हमें उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक हंसी दिख रही थी। एक ऐसी हंसी जो कि सिर्फ और सिर्फ शैतान की थी। वो लड़की मैरी
अब कोई लड़की नहीं थी, बल्कि अब वो शैतान बन चुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसे देखने के बाद मैं तो वहीं पर खड़ा हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मॉल एकदम गुस्से में उसके पास गया और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। उसके बाद उसने उसके चेहरे पर एक बहुत जोर से मुक्का मारने की कोशिश करी। उसके मुक्के से मैरी को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से अपना मुंह ऊपर उठा लिया और सीधा मॉल की आंखों में घूरने लगी। और उसका वो घूरना सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। और उसके बाद उसने हंसना स्टार्ट कर दिया, वो हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मॉल उसे देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाया, लेकिन इस बार उस लड़की ने जोर से मॉल के हाथ पर काटा। और यकीन मानिए, जिस तरीके से उसने उसके हाथ पर काटा वैसा कोई इंसान नहीं कर सकता। उसके हाथ का काफी मांस उसके मुंह में चला गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। मॉल बहुत ही जोर से चिल्लाया और आखिरकार मैं, जो कि अब तक डर रहा था, भागकर वहां पर गया। उस मैरी को जोर से धक्का दिया और मॉल को लेकर वहां से बाहर भागा। हम नीचे जाकर मॉल को मैंने हाथ पे थोड़ी फर्स्ट एड देने की कोशिश करी, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। तो पास ही के एक डॉक्टर को हमने वहां पर बुलाया और उस पूरे टाइम पर वो लड़की अपनी भयानक हंसी में हंसे जा रही थी। जब मॉल के हाथ में पट्टी वट्टी हो गई, उसके बाद हमें वापस उस घर में जाना था, क्योंकि हमें उन 2 लड़कों की लाश को भी वापस भेजना था उनके परिवार को। हमने जैसे तैसे करके वहां से उनकी लाश निकलवाई और उसके बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब उन्हें उनके परिवारों का रिएक्शन देखा। उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था कि उनके बच्चे मर गए हैं। बाद में मेरी बात पैडी की माँ से हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना बेटा काफ़ी समय पहले ही खो दिया था। कोई बहुत ही बुरी शैतानी शक्ति थी जिसने उसकी बेटे की आत्मा को कब का अपने कब्जे में कर लिया था। वो तो बस उसके बेटे का शरीर था जो कि अब तक जिंदा था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, जिससे शायद उसे शांति मिल गई होगी। इधर मैं और मॉल अब भी सोच रहे थे कि आखिर मैरी के साथ क्या किया जाए, और काफी सोचने के बाद हमने वो करना सही समझा जो कि उस टाइम पर शायद ही कोई सोच सकता था। हमने चर्च से एक फादर को बुलवाया। हम नहीं चाहते थे किसी भी बाहर वाले को इस केस में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन ये अब जरूरी हो गया था जिस तरीके के हालात थे उनके लिए। हम ये भी चाहते थे कि मैरी जिंदा और सही सलामत बच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। जिन फादर को हमने बुलाया उनके बारे में हमने पहले भी सुना था। वो पहले भी शायद ऐसे केसेस को हैंडल कर चुके थे। वो शाम को उस घर में आए थे। उन्होंने थोड़ी देर हमसे बात करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग नीचे ही रुक जाएं और वो अकेले ही मैरी के कमरे में जाएंगे। हम लोग नीचे ही बैठे हुए थे और ऊपर फादर उस मैरी के कमरे के अंदर चले गए। उनके ऊपर कमरे में जाने के बाद कुछ देर तक उनकी प्रेयर्स की आवाज़ आती रही और कुछ बातें पढ़ने की आवाज़ें आती रही। धीरे धीरे उनकी आवाज़ तेज़ हुई, लेकिन कुछ देर बाद उनकी आवाज़ अचानक से आना बंद हो गई और उसके बाद फिर से मैरी के बड़बड़ाने की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे याद आया जो कि शेमस और उन लड़कों के साथ हुआ था। मैं ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन मॉल ने मुझे रोक लिया, ये कहकर कि फादर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मुझे शायद अपने मन की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं वहाँ पर रुक गया। थोड़ी देर में ऊपर से एक साया नीचे आया और वो और कोई नहीं बल्कि फादर थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देख लिया हो। एकदम सफ़ेद पड़ गया था उनका चेहरा। हम उनसे बोले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधा किचन के अंदर चले गए, जहाँ पर हम लोग अपना खाना बना रहे थे। वो किचन में गए और वहाँ पर सीधा जाकर उन्होंने एक कांटे वाली चम्मच उठा ली। इससे पहले मैं और मॉल कुछ कर पाते, उन्होंने उस चम्मच को अपनी आंख के अंदर घुसा दिया
मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया, हे भगवान। यकीन मानिए, उसने जो काम किया था, इसके बाद भी हल्की सी भी उसकी चीख नहीं निकली। उसने फौरन वो चम्मच अपनी एक आंख से निकाली और बाहर निकालकर अपनी दूसरी आंख में घुसा दी। जितना भयानक हो सके उतने भयानक तरीके से। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उनकी दोनों आंखों से लगातार खून आने लगा। मैं और मोल बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंखों से खून आना बंद हो जाए, और इसी बीच ऊपर से उस मैरी की बहुत ही भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे ये बात कभी नहीं पता चल पाई मैरी ने उस रात फादर के साथ क्या किया था। इस चम्मच वाली घटना के बाद वो पूरी तरीके से अंधे हो गए। कई सालों तक मैं उनके सामने जाते से बचता रहा, लेकिन आखिरकार जब मुझे हिम्मत हुई और मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर उस रात उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने एकदम डायरेक्टली मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जो बोला वो बहुत डरावना था। मेरे बच्चे, खुद की जान लेना पता है कितना भयानक काम है। अगर मैं एक पवित्र आदमी ना होता तो मैं उस चाकू से अपना गला काट देता, लेकिन जो मैंने वहां पर देखा, चीज की आंख में अगर तुम देख लेते तो तुम वही करते जो मैंने किया था। जो डर उसने मुझे महसूस करवाया वो कोई भी जिंदा आंखों से नहीं देख सकता। वो आंखें जिंदा रह ही नहीं सकती जो कि ऐसी चीज देख ले। इसके बाद उन फादर ने कभी कुछ नहीं कहा। वो तो जैसे तैसे उस रात हमने उन फादर को जिंदा बचा लिया था, वरना न जाने क्या हो जाता। ऊपर हमारी टीम से हमें ऑर्डर थे कि हमें ये केस जैसे तैसे इसे निपटाना होगा। उनको इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और फैसला मॉल और मुझे ही करना था। और आखिरकार हमने वो फैसला लिया जो कि हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हम अब समझ चुके थे कि मैरी अब जा चुकी है और जो भी चीज ऊपर उस कमरे के अंदर बंद है वो सिर्फ एक शैतान है जो कि बस मौत बांटता है, और हमें उसे जान से मारना ही होगा। मॉल और मैं ऐसा ही कुछ सोचकर अपनी 2 गन्स लेकर ऊपर उस घर में वापस चले गए। गन होने के बावजूद कसम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस घर के अंदर जाने में। बहुत ही शांति से हम अंदर गए। मॉल के हाथ लगातार कांप रहे थे। उसके बाद वहाँ पर जो हुआ उसे सोचकर मेरा मन करता है कि काश मैंने मॉल को वापस भेज दिया होता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही घबराते हुए उसने ऊपर जाकर वहाँ का दरवाज़ा खोला और उसी समय मैंने उस दरवाजे पर जोर से लात मारी, लेकिन जो हमने अंदर देखा उसे देखकर हम लोग उसी जगह पर जम गए। मैरी, या फिर वो जो भी चीज़ थी, वो ऊपर छत से लटकी हुई थी, अपनी उंगलियों को ऊपर छत के अंदर गाड़ कर। सोचिए कितना भयानक होगा। वो चीज उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन इस तरीके से घूमी हुई थी जो कि किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, और उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ काला गड्ढा बन चुकी थी। अब भी वो एक भयानक सी स्माइल दे रही थी जिससे उसके एकदम पैने दांत साफ दिख रहे थे। वो चीज अब क्या बन गई थी ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता पा रहा, और जो मैं वहां पर देख रहा था उसे देखकर मैं वहीं पर डर से जम गया था। वो जो भी चीज थी वो छत पे से चलते चलते ही हमारी तरफ आई। उसने मॉल और मुझे बहुत ही जोर से धक्का दिया और वहां से सीधा नीचे की ओर भाग गई। वो बहुत ही तेजी से घर से बाहर भाग गई। मॉल उठा और बोला, हमें इसे मारना होगा, और ऐसा कहकर वो बहुत ही तेजी से नीचे उसके पीछे भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे भाग कर गया। मॉल भागने में मुझसे काफ़ी तेज था, इसलिए वो मुझसे काफ़ी आगे निकल गया था। उस रात में उन गलियों में सिर्फ उस चीज़ की चीखें सुनाई दे रही थी, बहुत ही भयानक चीखें। अब हमें पता भी नहीं था कि वो मैरी नाम की लड़की कहाँ गई, लेकिन फिर अचानक से हमें वो मैदानों की तरफ भागती हुई दिखाई दी, और मॉल और मैं बहुत ही तेज़ी से उसके पीछे पीछे भागने लगे। मैं मॉल को अपने आगे तेज़ी से भागता हुआ देख रहा था
कि तभी मेरी नज़र गई पीछे से आ रही परछाइयों पर। और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे पता चल गया कि अब ये शायद मेरा आखिरी दिन है। मैंने देखा कि पीछे ब्रिटिश सिपाही अपनी एक पूरी आर्मी के साथ वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ रही थी। ब्रिटिश कमांडर ने फौरन एक घोषणा करी, तुम दोनों अपनी गन फेंक दो वरना हम तुम पर गोली चला देंगे। मॉल फौरन वहीं पर रुक गया और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने अपनी गन को उन ब्रिटिश सिपाहियों की तरफ करा और एक फायर कर दिया। बदले में फौरन उन लोगों ने उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चला दी और मेरा दोस्त मॉल मेरी आंखों के सामने ही वहीं पर मारा गया। जब तक वो उसे मार रहे थे बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से पीछे की ओर भाग गया और भागते हुए एक ऐसी जगह पर छुप गया जहां पर कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता था। जब तक ऐसा हो रहा था तब तक वो चीज वैसे ही अपनी आवाज में घुर्राई जा रही थी। अगले दिन तक जैसे तैसे मैं छुप, ब्रिटिश लोगों ने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा था, जिसमें 2 बंदूक से लैस आदमी उनके पास हमला करने आए थे। एक को उन्होंने मार गिराया और एक वहां से भाग गया। IRA ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी करी जिसमें उन्होंने भी सेम चीज कही थी, लेकिन असली घटना क्या थी वो तो सिर्फ मैं जानता था। आप ही सोचिए, एक पूरी आर्मी के सामने 2 लोगों को कौन ही भेजेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सच को कोई बाहर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि सच पता सबको था लेकिन डर बहुत ही ज्यादा था। और अगर ये डर जनता में बढ़ जाता तो न जाने क्या हो सकता था। मॉल को एक बहुत ही अच्छा फ्यूनरल मिला, एक मिलिट्री परेड मिली। उसके बाद उसे शहर के बाहर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मैं उसके परिवार का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में था, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। आप सोच रहे होंगे मैरी का क्या हुआ। अगर ब्रिटिश लोगों की माने, उनकी नजर में वो लड़की गायब है। और एक और खबर थी कि IRA ने उसे मार दिया और उसे कहीं पर दफना भी दिया, लेकिन ये सच नहीं है। उसके बाद आने वाले कई सालों में आसपास की कई जगहों पर ऐसी घटना घटी जिनमें एक जवान लड़की लोगों के घर पे जाती जिसकी आंखें एकदम काली रहती और जो भी उसे देख लेता उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता, या आसान शब्दों में कहूं तो फिर वो श्रापित बन जाता। IRA का एजेंट होने के नाते मुझे उन्होंने कुछ टाइम के लिए छुपा दिया। मैं इस घटना को हमेशा भूलना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी इस बात को भूल नहीं सकता था। इसके बाद जिंदगी बहुत ही मुश्किल से बीतती रही और बीतते बीतते 2010 तक में आ गई। अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अब मेरा पोता भी हो चुका था। कई सालों पहले घटी वो घटना कहीं मेरी यादों में जाकर छुप गई थी, लेकिन फिर एक बार फिर से शहर में एक बहुत ही खौफनाक घटना का जिक्र फैला। और जब उस चीज को देखने के लिए शहर की पूरी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हुई और वहां पर जो सब लोगों ने देखा उनके लिए तो वो एक बहुत ही डरावनी सी आत्मा थी, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो और कोई नहीं बल्कि मैरी थी, अपने शैतानी रूप में। उस घटना को तकरीबन 40 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी एज हल्की सी भी नहीं बढ़ी थी। उसे वहां पर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खौफ खा गया था। बस पूछिए ही मत कि मैं क्या वहां पर फील कर रहा था। वो चीज शहर की आधी भीड़ के सामने से न जाने कहां भागकर गायब हो गई और वहां पर सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही। कई बार कुछ ऐसे अनचाहे किस्से होते हैं जो कि असल में घटे तो हुए हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, और ये उन्हीं किस्सों में से एक बेहद ही खौफनाक घटना थी। और सबसे डरावनी बात तो ये, मैरी आज भी वहां पर घूम रही है और न जाने कब वो किसके सामने आ जाए। मैं उसे जिस हद तक रोक सकता था उस हद तक रोकने की कोशिश करी, लेकिन अंजाम क्या क्या हुए ये मैंने आपको बता दिए। आप में से कई लोगों को ये पूरी घटना सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगेगी, लेकिन ये एकदम सत्य घटना है। इस पर मानना या ना मानना आपकी जिम्मेदारी है।